वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कैसे बनाएं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मैंने आज कक्षा 8वीं विषय गणित का पाठ 3 चतुर्भुजों को समझना लिया है और इस चैप्टर के लिए मैंने यहाँ पर एक आदर्श शिक्षण योजना तैयार की है। जैसा कि आप सभी शिक्षकों को पता है कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार कोई भी शिक्षक किसी अन्य शिक्षक की शिक्षण योजना की कॉपी नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप बताया है। आप पाठ्य पुस्तक का अच्छे से अध्ययन करके एक आदर्श शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं अपने अपने स्तर से। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं के अन्य विषयों या गणित के ही दूसरे अध्यायों की शिक्षण योजना बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। तो चलिए पाठ 3 चतुर्भुजों को समझना के लिए इस 9 कॉलम पर आधारित आदर्श शिक्षण योजना को देखते हैं। पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र, दूसरा कॉलम है पाठ का नाम व क्रमांक, तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियां एवं प्रस्तावना, चौथा कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री या जिसे हम TLMB कहते हैं, पांचवा कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड, छठवां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर जिसे हम हिंदी में कहते हैं सीखने के संकेतक, सातवां कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आठवां कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, और 9वां और अंतिम कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो चलिए इन 9 कॉलम को हम बारी बारी से समझते हैं और जानते हैं कि इन 9 कॉलम में हमें किन बिंदुओं को लिखना है। सबसे पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र। तो अवधारणा क्षेत्र में हमें ऐसे बिंदु या ऐसे पॉइंट्स को लिखना होता है जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। मतलब पाठ 3 चतुर्भुजों को समझना के लिए हम जिन भी बिंदुओं को बच्चों को सिखाना चाहते हैं उन बिंदुओं को हमें इस कॉलम में लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बहुभुजों का वर्गीकरण करना, चूँकि पाठ का ही नाम है चतुर्भुजों को समझना, तो इसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो हम बच्चों को बताना चाहते हैं वे बिंदु मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप पाठ्य पुस्तक का गहनता से अध्ययन करके अन्य बिंदु भी यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखा है बहुभुजों का वर्गीकरण करना, दूसरा बिंदु लिखा है उत्तल और अवतल बहुभुज को समझना, तीसरा बिंदु लिखा है सम और विषम चतुर्भुज को समझना, चौथा बिंदु लिखा है चतुर्भुजों के कोण योग गुणधर्म को समझना, पांचवा बिंदु लिखा है चतुर्भुजों के सभी प्रकारों को समझना। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर अगला कॉलम है पाठ का नाम व क्रमांक। तो हमें यहाँ पाठ का नाम और क्रमांक लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पर पाठ का क्रमांक लिख दिया है पाठ 3 और पाठ का नाम लिखा है चतुर्भुजों को समझना। अब तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना। तो आइए जानते हैं पेडागॉजिकल प्रक्रिया में हमें किन बिंदुओं को लिखना होता है। तो एक अच्छी पेडागॉजिकल प्रक्रिया वह होती है जो बाल केंद्रित हो और बच्चों को रोचक लगे, और साथ ही यहाँ पर हमें बच्चों की अवधारणा को विकसित करने के लिए छात्रों को अवसर भी देने चाहिए। तो ऐसे बिंदु हमें यहाँ लिखने होते हैं। जैसे मैंने लिखा है शिक्षक कक्षा कक्ष में समतल कागज और बोर्ड की मदद से बच्चों को सरल बंद वक्र और केवल रेखाखंडों से बने बहुभुजों को चित्र के माध्यम से समझाते हैं। इससे होगा ये कि बच्चे रोचक ढंग से इस पाठ को पढ़ेंगे। फिर अगला बिंदु मैंने लिखा है शिक्षक गत्ते से बहुभुज बनाकर बहुभुज के शीर्ष और भुजाओं के बारे में बताते हैं, साथ ही विकर्णों के बारे में भी बताते हैं। अगला बिंदु मैंने लिखा है शिक्षक श्यामपट्ट पर सभी चतुर्भुज के प्रकारों के चित्र बनाकर बारी बारी से सभी चतुर्भुजों के प्रकार के गुणधर्म बताते हैं। इससे होगा ये कि हम श्यामपट्ट पर जब चित्र बनाकर बच्चों को बारी बारी से एक एक चतुर्भुज के बारे में बताएंगे तो उनमें रुचि जागृत होगी।
फिर चौथा बिंदु मैंने लिखा है शिक्षक किसी समतल या गत्ते के टुकड़े से बहुभुज के कोणों को समझाते हैं। इससे भी बच्चों में रुचि आएगी। अगला कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, जिसे हम कहते हैं TLM। तो आइए जानते हैं TLM क्या होते हैं। शिक्षक कक्ष में पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य सामग्रियों का प्रयोग करते हैं और वे अन्य सामग्रियां ही TLM कहलाती हैं। जैसे इस पाठ के लिए चतुर्भुजों को समझना के लिए मैंने यहाँ TLM लिखे हैं। पहला गत्ता या गत्ते, दूसरा TLM है समतल कागज, तीसरा है ज्यामिति बॉक्स, चौथा है माचिस की तीलियाँ। इसकी मदद से हम विभिन्न चतुर्भुजों की आकृतियाँ बना सकते हैं या बहुभुज बना सकते हैं। फिर पांचवा मैंने लिखा है डिजिलिप सामग्री। फिर देखिए पांचवा कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड। तो हमें इस कॉलम में इस पाठ को हम जितने कालखंडों में समाप्त कर सकते हैं उन कालखंडों की संख्या लिखनी होती है और प्रति कालखंड का समय भी लिखना होता है। तो मैं इस चैप्टर को 10 कालखंड में समाप्त करूंगी, तो मैंने 10 कालखंड लिख दिए हैं। आप अपने अनुसार कालखंडों की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं। प्रति कालखंड समय मैंने यहाँ 45 मिनट लिख दिया है। फिर अगला कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर, जिसे हम कहते हैं सीखने के संकेतक। तो इस कॉलम में हमें उन चीज़ों को लिखना होता है जो कि अभी तक बच्चों ने सीख चुके हैं या फिर उन्हें इस क्षेत्र में और अधिक क्या सीखने की आवश्यकता है। ऐसे पॉइंट्स को हमें यहाँ पर लिखना होता है। जैसे मैंने लिखा है बच्चे सरल वक्र जो बंद नहीं है एवं केवल रेखाखंडों से बने बहुभुज को पहचान पाते हैं। अभी तक बच्चे ने जो सीखा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगला बिंदु मैंने लिया है बच्चे बहुभुजों के कोणों के योग के मान बता पाते हैं और बहुभुजों की भुजा व शीर्ष को भी बता पाते हैं। अगला बिंदु मैंने लिखा है बच्चे चतुर्भुजों के प्रकारों को कॉपी में बना पाते हैं और उनके सामान्य गुणधर्म भी जानते हैं। तो इस प्रकार आप पाठ्यपुस्तक का गहनता से अध्ययन करके एक बहुत ही अच्छी आदर्श शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। अगला कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि हमें मूल्यांकन के लिए गतिविधियां एवं प्रश्नों को यहाँ पर लिखना है। जो भी शिक्षक यहाँ पर प्रश्न बच्चों से पूछना चाहते हैं उन प्रश्नों को हम लिख सकते हैं, या मूल्यांकन के लिए हम जो भी गतिविधि अपनाएंगे ऐसे बिंदुओं को हमें यहाँ पर लिखना होता है। जैसे मैंने लिखा है शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न मैंने लिखा है 3 साधारण वक्र और 3 साधारण बंद वक्र के चित्र अपनी अपनी नोटबुक में बनाओ। फिर अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है बहुभुज के कोणों का योग बताओ जबकि भुजाओं की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है समांतर चतुर्भुज और आयत के गुणधर्म बताओ। और अगला क्वेश्चन है पंचभुज बहुभुज की आकृति बनाओ। तो आप अपने स्तर से और दूसरे क्वेश्चन भी यहाँ बच्चों को दे सकते हैं। अगला कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में। तो ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर बच्चा कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है, क्योंकि हमें पता है जब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं तो वो ज़रूर खेल खेल के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और यदि घर में सीखते हैं तो घर में भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इस पाठ के लिए बच्चे गत्ते या अन्य समतल चीज़ों से चतुर्भुज बनाकर कक्ष में उनके शीर्षों और भुजाओं को बताते हैं। जब बच्चे स्वयं समतल चीज़ों से आकृतियाँ या चतुर्भुज बनाएंगे तो वो ज़रूर इस खेल खेल में कुछ ना कुछ सीखेंगे। फिर अगला बिंदु मैंने लिखा है बच्चे अपने अपने घरों से गत्तों की सहायता से चतुर्भुज के सभी प्रकारों को बनाकर लेकर आते हैं। फिर अगला बिंदु मैंने लिखा है बच्चे ग्रुप बनाकर समतल कागज की मदद से पतंग व समचतुर्भुज बनाते हैं और उनके किनारे के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चे खेल खेल में पतंग बनाएंगे और समचतुर्भुज बनाएंगे, तो इससे होगा ये कि वो बहुत अच्छे से इसके किनारे और शीर्षों के बारे में सीख पाएंगे। 9वां और आखिरी कॉलम है लर्निंग आउटकम्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉलम है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चे ने क्या सीखा है ऐसे बिंदुओं को हमें लिखना होता है। तो यदि हमने किसी पाठ को पढ़ाया है और पढ़ाने के बाद बच्चों ने क्या प्राप्ति की है या कितना सीखा है,
उन बिंदुओं को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला बिंदु लिखा है, बच्चे बहुभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर पहचान पाते हैं। दूसरा मैंने लिखा है, बच्चे चतुर्भुजों के प्रकार को बता पाते हैं और उनके गुणधर्म भी बता पाते हैं। तीसरा बिंदु मैंने लिखा है, बच्चे बहुभुजों में अज्ञात कोण को बता पाते हैं। तो इस प्रकार मैंने पाठ 3 चतुर्भुजों को समझना कक्षा 8वीं विषय गणित के लिए एक आदर्श शिक्षण योजना उदाहरण स्वरूप तैयार की है। आप इसके पहले के पाठों की और इसके बाद के पाठों की इसी तरह शिक्षण योजना या एक आदर्श शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।